नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 30 दिन में 310 गुमशुदा व चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स बरामद, मालियत 95 लाख। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग विजन के तहत रियासत को आलमी सरमायाकारी और रोज़गार का मरकज़ बनाने का ऐलान किया। रुकनी कौंसल कविता का ज़िले मुल्क का दौरा, नाचरम्मा जातरा में शिरकत। दहशतगर्दों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली मरतबा कौम से खिताब किया और कहा कि हम सभी ने गुज़िश्ता दिनों मुल्क की ताकत और तहम्मुल दोनों को देखा है। सबसे पहले मैं भारत की बहादुर अफवाज, मुसल्लह अफवाज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों, हमारे साइंसदानों को हर भारतीय की तरफ से सलाम करता हूँ। हमारे बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के मकासद को हासिल करने के लिए बेपनाह बहादुरी का मुजाहरा किया। आज मैं इस बहादुरी को, उनकी शुजाअत को, उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी को हमारे मुल्क की हर माँ, मुल्क की हर बहन और मुल्क की हर बेटी को वक्फ करता हूँ। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत दिखाई थी, उसने मुल्क और दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। छुट्टियों के मौके पर मासूम शहरियों को उनके अहले खाना और उनके बच्चों के सामने बेदर्दी से कत्ल करना दहशतगर्दी का एक हौलनाक चेहरा था। ये मुल्क की हम आहंगी को तोड़ने की भी घिनौनी कोशिश थी। ज़ाती तौर पर मेरे लिए कर्ब बहुत बड़ा था। इस दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरी कौम, हर शहरी, हर समाज, हर तबका, हर सियासी जमात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के लिए एक आवाज़ में खड़ी हुई। हमने भारतीय अफवाज को दहशतगर्दों को निस्त व नाबूद करने की मुकम्मल आज़ादी दी और आज हर दहशतगर्दी की हर तंजीम जानती है कि हमारी बहनों और बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का क्या अंजाम होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम ही नहीं है, ये मुल्क के करोड़ों लोगों के जज्बात का गमगाज है। ऑपरेशन सिंदूर इंसाफ का अटूट वादा है। 6 मई की रात देर गए, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस अहद को नतीजे में बदलते देखा है। भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों और उनके तरबियती मराकज़ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फ़ैसला ले सकता है, लेकिन जब मुल्क मुत्तहिद होता है, पहले कौम के जज्बे से भरा होता है, कौम सबसे ऊपर होती है, तब फौलादी फ़ैसले किए जाते हैं और नताइज दिखाए जाते हैं। जब भारत के मिसाइलों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया, भारत के ड्रोन्स ने हमला किया, जिससे न सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों की इमारतें तबाह हुई, बल्कि उनके हौसले भी लर्ज़ उठे। भावलपुर और मठ के जैसे दहशतगर्दों के ठिकाने आलमी दहशतगर्दी की यूनिवर्सिटियाँ रही हैं। दुनिया में कहीं भी होने वाले बड़े दहशतगर्द हमले, चाहे वो 9/11 हो, लंदन ट्यूब बम धमाके हो या दहाइयों में भारत में होने वाले बड़े दहशतगर्द हमले हों, कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के इन अड्डों से जुड़े हुए हैं। दहशतगर्दों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने दहशतगर्दी के इन हेडक्वार्टर्स को उजाड़ दिया। भारत के इन हमलों में 100 से ज़ायद ख़तरनाक दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दी के बहुत से आका जो गुज़िश्ता 2.5 से 3 दहाइयों में पाकिस्तान में आज़ादाना घूम रहे थे, जो भारत के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, उनको भारत ने एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। साथियों, भारत के इस इक़दाम की वजह से पाकिस्तान शदीद मायूसी में घिरा हुआ था, बदहवासी में घिरा हुआ था, घबरा गया था और इसी मायूसी में उसने एक और जरायत कर डाली। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत की कार्रवाई की हिमायत करने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों, मंदिरों, आम शहरियों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ख़ुद इसमें बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के ड्रोन्स और पाकिस्तान के मिसाइल भारत के सामने भूसे की तरह बिखर गए। भारत के मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने उन्हें आसमान में ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सरहद पर हमला करने की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत के मिसाइलों ने दुरुस्त अंदाज में हमला किया। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इन एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया, जिन पर पाकिस्तान को बहुत फ़ख्र था। भारत ने पहले 3 दिनों में पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया कि उसे अंदाज़ा भी नहीं था। लिहाजा भारत की जारहाना कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने फरार के रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान दुनिया भर में
کشیدگی غم کم کرنے کی درخواست کر رہا تھا اور بری طرح پٹنے کے بعد اسی مجبوری کے تحت 10 مئی کو سے پہر پاکستانی فوج نے ہمارے DGMO سے رابطہ کیا۔ اس وقت تک ہم نے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا تھا، دہشت گرد مارے جا چکے تھے، ہم نے پاکستان کے سینے میں بسائے گئے دہشت گردی کے ٹھکانوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس لیے جب پاکستان کے ذریعے درخواست کی گئی، جب پاکستان سے کہا گیا کہ پاکستان کے ذریعے مزید دہشت گردی کی کوئی سرگرمی اور فوجی مہم جوئی نہیں کی جائے گی، لہٰذا بھارت نے بھی اس پر غور کیا۔ اور میں ایک بار پھر دہرا رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں اور فوجی اڈوں کے خلاف اپنی جوابی کارروائی معطل کر دی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کے ہر قدم کو اس کے رویے کی بنیاد پر پیمائش کریں گے۔ ساتھیوں، بھارت کی تینوں افواج، ہماری فضائیہ، ہماری آرمی اور ہماری بحریہ، ہماری بارڈر سیکیورٹی فورس BSF، بھارت کی نیم فوجی دستے مسلسل چوکس ہیں۔ سرجیکل اسٹریٹجک اور ایئر اسٹرائیک کے بعد اب یہ آپریشن سندور دہشت گردی کے خلاف بھارت کی پالیسی ہے۔ آپریشن سندور نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے، ایک نیا پیمانہ، ایک نیا نارمل قائم کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر بھارت پر دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہم اپنے طریقے سے اپنی شرائط پر جواب دیں گے۔ ہم ہر اس جگہ جا کر سخت کارروائی کریں گے جہاں سے دہشت گردی کی جڑیں نکلتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بھارت کسی بھی طرح کی جوہری بلیک میلنگ کو برداشت نہیں کرے گا۔ بھارت جوہری بلیک میلنگ کی آڑ میں بڑھتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست اور فیصلہ کن حملہ کرے گا۔ تیسری بات یہ کہ ہم دہشت گردی کی سرپرست سرکار اور دہشت گردی کے آقاؤں کو الگ الگ نہیں دیکھیں گے۔ آپریشن سندور کے دوران دنیا نے ایک بار پھر پاکستان کی گھناؤنی حقیقت دیکھی ہے، جب پاک فوج کے اعلیٰ افسران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی خطرے کے خلاف بھارت اور اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے فیصلہ کن اقدامات جاری رکھیں گے۔ ہم نے ہر بار میدان جنگ میں پاکستان کو شکست دی ہے اور اس بار آپریشن سندور نے ایک نئی جہت کا اضافہ کیا ہے۔ ہم نے صحراؤں اور پہاڑوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور ساتھ ہی نئے دور کی جنگ میں اپنی برتری بھی ثابت کی۔ اس آپریشن کے دوران ہمارے میدان انڈیا ہتھیاروں کی صداقت ثابت ہوئی۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 21ویں صدی میں بھی بھارت کے دفاعی ساز و سامان تیار کیے اس کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارا اتحاد، ہماری سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم سب ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف متحد رہیں۔ یقیناً یہ جنگ کا دور نہیں ہے، لیکن یہ دہشت گردی کا دور بھی نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ایک بہتر دنیا کی ضمانت ہے۔ جس طرح پاکستانی فوج، حکومت پاکستان دہشت گردی کی پرورش کر رہی ہے، وہ ایک دن پاکستان کو ختم کر دے گی۔ اگر پاکستان کو زندہ رہنا ہے تو اسے اپنے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ امن کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھارت کا موقف بالکل واضح ہے کہ دہشت گردی اور گفت و شنید ایک ساتھ نہیں مل سکتے۔ دہشت گردی اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ میں آج عالمی برادری کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اعلان کردہ پالیسی یہ رہی کہ اگر پاکستان سے بات ہوگی تو وہ دہشت گردی پر ہوگی۔ اگر پاکستان سے بات ہوگی تو پاکستان مقبوضہ کشمیر اور POK پر ہوگی۔ سائبرآباد پولیس کی بڑی کارروائی، 30 دن میں 310 گم شدہ و چوری شدہ موبائل فونز برآمد، مالیت 95 لاکھ۔ سائبرآباد پولیس نے گزشتہ 30 دنوں میں ایک اہم کارروائی انجام دیتے ہوئے 310 چوری اور گم شدہ موبائل فون بازیاب کر لیے، جن کی مجموعی مالیت 95 لاکھ بتائی گئی ہے۔ یہ کارروائی DCP کرائمز LC نائک کی نگرانی میں CCS ITL سیل اور سوشل میڈیا ٹیموں نے انجام دی۔ تمام فون CEIR پورٹل کی مدد سے ٹریس کیے گئے اور آج 12 مئی کو سائبرآباد کمشنر آفس میں ان کے اصل مالکان کے حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر DCP نے کہا کہ گمشدہ یا چوری شدہ موبائل کی فوری شکایت قریبی پولیس اسٹیشن یا CEIR پورٹل پر درج کروانا چاہیے، کیونکہ موبائل فون میں نجی معلومات اور قیمتی یادیں محفوظ ہوتی ہے۔ CEIR نہ صرف بازیابی میں مددگار ہے بلکہ چوری شدہ ڈیوائس کے غلط استعمال کو بھی روکتا ہے۔ انہوں نے عوام کو مشتبہ لنکس سے بچنے اور سائبر فراڈ سے ہوشیار رہنے کی ہدایت دی۔ زون وائز کامیابی کی بات کریں تو CCS مادھاپور نے 80 فونز، بالانگر نے 65،
मेडचल ने 55, राजेंद्र नगर ने 55, शमशाबाद ने 55 फ़ोन्स बाजियाब किए। इस मौके पर फ़ोन वापस पाने वाले कई अफराद ने अपने जज्बात का इजहार किया। एक डिलीवरी बॉय ने बताया कि फ़ोन गुम होने के बाद उसे यकीन नहीं था कि वापस मिलेगा, लेकिन पुलिस ने ना सिर्फ फ़ोन बरामद किया बल्कि बरवक्त लौटाया भी। एक खातून ने बताया कि उनका फ़ोन 2 मरतबा गुम हुआ और दोनों मरतबा साइबराबाद पुलिस ने फ़ोन वापस किया। आखिर में डीसीपी एलसी नायक ने सीसीएस, एसीपी शशांक रेड्डी, आईटी सेल इंस्पेक्टर अंजिनेलू, दीगर जोनल इंस्पेक्टरान और तमाम पुलिस अमले बशमूल सोशल मीडिया सब इंस्पेक्टर, एएसआईस, हेड कांस्टेबल्स, विमेन कांस्टेबल्स और तकनीकी टीमों की मेहनत को सराहा। చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేనైతే. ఫస్ట్ టైం పోయినప్పుడు ఇది నా పాప చేతిలో పోయింది. అంటే తను బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తుంది, తను కాలేజీ స్టూడెంట్. ఎంత ఏడ్చిందంటే ఆ రోజు చాలా ఏడ్చింది పాపం. తను ఫస్ట్ టైం ఈ ఫోన్ తీసుకుంది. వాళ్ళు కాలేజీలో పీడిఎఫ్లు అవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా, చాలా కష్టపడి తీసుకున్నాం ఈ ఫోను. డాడీ కొనిచ్చిండు. 1 మంత్లోనే ఫోన్ పోయింది. చాలా ఏడ్చింది. పోలీస్ వాళ్ళందరూ అన్నారంట, అమ్మ ఏడవకురా, నీకెందుకు 10 డేస్లో మేము ట్రాక్ చేసి నీ ఫోన్ నీకు ఇస్తాము, ఏడవద్దని చాలా సపోర్ట్ చేశారంట. నిజంగానే 10 డేస్లో ఇచ్చారు. తను ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందంటే ఆ రోజు అసలు మాటల్లో చెప్పలేను నేను. అండ్ సెకండ్ టైం మా హస్బెండ్ ఫోన్ పోయింది. తను రిక్వెస్ట్ చేశారు కూతుర్ని, అమ్మ నేను తీసుకెళ్తాను రా, నా ఫోన్ పోయింది, కావాలి నాకు అర్జెంట్ అని చెప్పి తీసుకున్నారు. హాఫ్ అన్ అవర్లో వెజిటేబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు. హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫోన్ పోగొట్టుకున్నారు. ఆ రోజు చాలా ఏడ్చింది, డాడీ ఇది పోయిన ఫోను లక్కీగా దొరికింది, నా లక్కీ ఫోన్ని పోగొట్టావు నువ్వు, నేను లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. దాని మీద ఒక చిన్న స్క్రాచ్ పడినా తను ఎంత ఫీల్ అయ్యేదంటే, డాడీ ఏంటి డాడీ ఇలా స్క్రాచ్ చేసావు, ఇది నా లక్కీ ఫోన్ కదా, ఎందుకు తీస్తావు, ఎందుకు యూజ్ చేస్తావు అంటుండే. అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఫోన్ పోయేసరికి ఇంకా చాలా ఫీల్ అయిపోయింది. ఈసారి దొరుకుతుందో లేదో మమ్మీ, ఫస్ట్ టైం అయితే లక్కీగా దొరికింది, ఈసారి దొరుకుతుందో లేదో అని అన్నారు. లక్కీ కాదండి, ఇక్కడ మన పోలీస్ వల్ల కష్టం ఇది. నేనైతే అలానే చెప్తాను, లక్కీ కాదు. వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడితే కానీ ఈ ఫోన్ మళ్ళీ నా చేతికి రాలేదు. ఈరోజు నిజంగా నేను ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మాటల్లో చెప్పలేను. మెనీ 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 థ్యాంక్స్ అండి. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग विजन के तहत रियासत को आलमी सरमायाकारी और रोज़गार का मरकज़ बनाने का ऐलान किया। अब तक 3 लाख करोड़ की सरमायाकारी और 1 लाख से ज़ायद रोज़गार के मौक़े फराहम किए जा चुके हैं। नए हौसलों और तरक्की के अज़्म के साथ तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना राइजिंग नज़रिए के तहत रियासत की हमाजहती तरक्की के लिए सरगर्म है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नानक रामगुड़े में सोनाटा सॉफ्टवेयर के नए फैसिलिटी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि रियासत को $1 ट्रिलियन मईशत और हैदराबाद को दुनिया के अजीम शहरों में शामिल करना उनका अहम मकसद है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद आज आलमी सतह पर GCCS का मरकज़ बनता जा रहा है, जहां माइक्रोसॉफ्ट, एमफोसिस, HCL, क्रिजलन जैसी बड़ी IT कंपनियां अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। साथ ही तेलंगाना कई मरकज़ी रिपोर्टों में पुलिसिंग मुलाजमतों की फराहमी, महंगाई पर काबू और टैक्स कलेक्शन जैसे शोबों में मुल्क में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि रियासत में ख़वातीन को खुद कफील बनाने के लिए 66 लाख से ज़ायद ख़वातीन को SHGS के ज़रिए बाइख्तियार बनाया जा रहा है, जबकि स्टार्टअप्स के लिए मुल्क का सबसे बड़ा फंडिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम भी जारी है। वज़ीर आला ने मुस्तक़बिल के लिए कई अहम मंसूबों का ऐलान किया, जिनमें एवन सिटी के साथ फ्यूचर सिटी, यंग इंडिया स्किल्स और यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ की तामीर शामिल है। उन्होंने बताया कि रियासत ने दिसंबर 2023 से अब तक 3 लाख करोड़ की सरमायाकारी हासिल की है, जिनमें से 1.78 लाख करोड़ सिर्फ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डावोस के दौरान तय की पाए। उन्होंने बताया कि रियासत ने दिसंबर 2023 से अब तक 3 लाख करोड़ की सरमायाकारी हासिल की है, जिनमें से 1.78 लाख करोड़ सिर्फ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डावोस के दौरान तय पाए। रेवंत रेड्डी ने तमाम शहरियों से अपील की कि वो हैदराबाद के ब्रांड एम्बेसडर्स बने और दुनिया के सामने रियासत की तरक्की को उजागर करें। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।